जब वो तुम्हारी धरती पे आके तुम्हारी लड़कियों के रेप कर रहा है और तुम्हारा जज बोल रहा है, तो क्या ये हमारा एज एन इंडियन दोस्त है? जी नहीं। मैं इसका लॉजिक सुन लीजिए। अमेरिका में इलीगल इमिग्रेशन का जो पूरा खेला चल रहा है ना, इसका कच्चा चिट्टा ये एक बेरोजगारों का झुंड है जो इलीगल इमिग्रेंट्स भगाने के नाम पर वसूली कर रहा है, उगाही कर रहा है, तरीके की बाउंटी हंटिंग। अमेरिका कालों पर इनकी चलती नहीं है। आधा अमेरिका जला दिया था उन्होंने ब्लैक लाइव मैटर के नाम पे, तो इनकी जिन पे चलती है, खास करके ब्राउन। हेलो दोस्तों, राम राम। दोस्तों, आप टाइटल देख के, थंबनेल देख के समझ गए होंगे किस बारे में वीडियो होने वाला है। आप में से कई दर्शक कमेंट्स में लिख रहे थे और इस फिल्म को लेकर के जो सोशल मीडिया पे एक पूरी डिबेट चल रही है, कई जगह पे बैन भी हुई है या कोशिश की गई है कि बैन कर दी जाए। वैसे तो ओटीटी पे फिल्म रिलीज हुई है तो बैन का कोई पॉइंट बनता नहीं, लेकिन सिटीजन विजिलेंटे इस फिल्म को लेकर के सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है। और चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि जिस टॉपिक पे ये फिल्म बेस्ड है वो वेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में इसी बारे में बात करूंगा कि एज एन इंडियन हम इस फिल्म को कैसे देखें, इस पूरे टॉपिक को कैसे देखें और वेस्ट के लिए ये टॉपिक क्या महत्व रखता है। दो पार्ट में बेसिकली ये वीडियो होगी। फर्स्ट हाफ में फिल्म का रिव्यू करने का प्रयास करूंगा सिनेमा के आधार पे, जो कि उतना इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि फिल्म सिनेमा के आधार पे उस लेवल की सिनेमैटिक मार्वल नहीं है, लेकिन हाँ टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसलिए सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो इंपॉर्टेंट है जिस टॉपिक पे ये बेस्ड है। खास करके इंडियंस इसको कैसे देखें। भाई गोरों का टॉपिक है ना, है तो इंडियंस का भी। लीगल इमिग्रेशन हमारे यहाँ भी हो रहा है लेकिन वो अलग तरीके का है। गोरों के रेस्पेक्ट में देखेंगे और फिर इंडिया के रेस्पेक्ट में देखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ वीडियो शेयर करें और लाइक जरूर करें। लाइक करने के बाद हाइप का ऑप्शन आता है, अगर आप वो करोगे तो मजा आएगा आपको भी और मुझे भी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फिल्म की बात करूं तो स्टोरी, स्पॉइलर तो ऐसा कुछ है नहीं, आप समझ ही गए होंगे किस बारे में फिल्म है। 2025 की यह कहानी है। यूरोप दिखाया है, देश नहीं बताया है हमें कि कौन सा है प्रॉपरली, क्योंकि पूरे यूरोप में लगभग अलग अलग देशों में इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है। इलीगल इमिग्रेंट्स जिस तरीके के क्राइम्स को अंजाम दे रहे हैं, बेसिकली रेप और मोलेस्टेशन जैसे जो क्राइम है, जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन होते हैं, बच्चों के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं, उस तरीके के क्राइम्स में क्यों इजाफा हो रहा है। जैसे जैसे इलीगल इमिग्रेशन बढ़ रहा है वेस्ट के देशों में, कैसे कैसे ये क्राइम्स बढ़ रहे हैं। अब इस बीच एक व्यक्ति है जो इस सब का बदला लेता है। उसी के ऊपर टाइटल से ही समझ आ रहा है कि विजिलेंटे जो एक है वो बदला लेता है मेन आरोपितों से, कानून से, जज से, सबसे। ये थोड़ी सी अच्छी चीज है फिल्म की। पूरी फिल्म इसी सफर के बीच बीतती है जिसमें कई सेंसिबल चीजें हैं और कई एकदम इलॉजिकल चीजें हैं जो अगर आप फिल्म देखोगे तो कहोगे कि ये क्या चल रहा है स्क्रीन पे। इसलिए इलॉजिकल भी मैं कह रहा हूं क्योंकि कुछ चीजें फिल्म के क्लोजर तक भी आपको उस नरेटिव का, उस सीक्वेंस का क्लोजर नहीं दे पाती। उसके बारे में आगे बात करूंगा। एक्टिंग की सबसे पहले बात कर लूं तो मेन लीड ही मेन है फिल्म में। बाकी सभी पात्र लगभग मेन लीड को छोड़ करके सभी साइड कैरेक्टर्स ही हैं, उसके जैसा ही फील होता है क्योंकि सबका, किसी का 5 मिनट का स्क्रीन टाइम है, 10 मिनट का स्क्रीन टाइम है, 12 मिनट का स्क्रीन टाइम है, इतना ही है। मेन लीड निभाया है एर्मी हैमर ने। एकदम फ्लैट एक्सप्रेशन लेस सा रोल था इनका। ना कोई हंसी, ना कोई खुशी, ना दुख, ना दर्द, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी फील नहीं होना चाहिए आपको उस व्यक्ति का चेहरा देख करके। ऐसा ये रोल स्क्रिप्ट में लिखा गया था जो आप स्क्रीन पे देख करके जज कर लोगे और उस बंदे का फेस देख करके ऐसा लगता है कि वो ये कैरेक्टर में ढलने में कामयाब रहा। डायलॉग्स उसके बहुत ही कम हैं, रैंडम वॉकिंग शॉट्स हैं, बंदूकें लोड कर रहा है, कॉक कर रहा है, वो जबरदस्ती कर रहा है कई जगह तो, बट ठीक है, उन्होंने बी रोल्स की तरह भरने को सही समझा तो उन्होंने भर दिया। रैंडम फोटोज खींच रहा है वो कई जगहों की, कई जगह जरूरत से ज्यादा ही हो जाता है। लेकिन हाँ, ये पूरा हमारे इस कैरेक्टर का आर्क था जो कि एवरेज, अबव एवरेज उसने एक्टिंग की है क्योंकि डायलॉग्स इतने कुछ खास थे नहीं, कॉन्वर्जेशन इतनी कुछ ज्यादा नहीं थी, तो ओके ओके एक्टिंग है, ठीक ठाक एक्टिंग है। नेब चूपिन करके एक एक्टर हैं जो स्वॉट टीम के हेड बने हैं। इनका 10-15 मिनट का शायद सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम इसी एक्टर का था मेन लीड के बाद। तो जितना उनका स्क्रीन टाइम था, एक्टिंग दिखाने लायक उनका रोल नहीं था, तो जितने में दिखे हैं ठीक ठाक लगे हैं। एक दो विक्टिम हैं जो कि लड़कियां हैं हमारी, उनका भी 2-4 मिनट 5 मिनट का स्क्रीन टाइम है। और एक न्यूज एंकर है जो कि बहुत ही खराब एक्सेंट और एक्सप्रेशंस के साथ न्यूज पढ़ती हुई आपको स्क्रीन पे दिखेगी। पता नहीं वो रोल ऐसा क्यों लिखा गया था, लेकिन साइड कैरेक्टर है तो इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आएगी जाएगी स्क्रीन पे, आपको पता भी नहीं चलेगा। टेक्निकलिटीज की अगर बात करूं तो सिनेमाटोग्राफी, कई जगह पीओवी शॉट्स हैं वो देखने में ठीक लगते हैं लेकिन कई बेहद लंबे हो जाते हैं। यानी कि 5 मिनट तक कॉन्वॉय जो है पुलिस का या आर्मी का या जो भी हम उसे कहें, फोर्स का, पैरा कमांडो हैं, पैरा फोर्सेस हैं, जो भी हैं, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव कर रही हैं। जो सीन 2 मिनट में 1 मिनट में खत्म किया जा सकता था वो 5 मिनट तक स्क्रीन पे चल रहा है, तो कई बार बोरिंग लगता है। बाकी कई जगह रैंडमली
एक एंगल पे कैमरा घुमाया गया है, वो डच एंगल डालने का प्रयास किया है थोड़ा सा सिनेमैटिक करने का। इतना कुछ बहुत खास सिनेमाटोग्राफी में नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, फिल्म मेकिंग को लेकर के फिल्म कई जगह लैग करती है। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप स्क्रीन पे चलती हुई कोई फिल्म देख रहे हो, सिनेमा देख रहे हो। आपको ऐसा लगेगा एक डॉक्यूमेंट्री जो कि रैंडम वीडियो शूट करके जोड़ के बनाई गई है, वैसी आप एक लंबी वीडियो देख रहे हो 1.5 घंटे की। फिल्म जैसी वाइब कम आती है, क्योंकि वही है कि टॉपिक बेस्ड फिल्म है, इतना फिल्म मेकिंग पे ध्यान नहीं दिया गया है, टॉपिक पे मेन ध्यान दिया गया है। बैकग्राउंड स्कोर की भी बात करने का कोई पॉइंट नहीं है। थंपिंग साउंड है, वो कई जगह जो आर्मी और पुलिस हमारी मार्च कर रही है, वो सस्पेंसफुल बीजीएम ठीक ठाक लगता है। नॉट वेरी गुड, नॉट बैड, ओके हिस्सा है। कई कई जगह वो इरिटेटिंग भी लगेगा आपको, अजीब सा लगता है, ऐसा लग रहा है कि म्यूजिक जो है प्रोफेशनल म्यूजिशियन से नहीं बनवाया गया है, एआई से बनवा लिया है। एडिटिंग की बात करूंगा, फिल्म की टाइमलाइन नॉन लीनियर है। हमारा जो विजिलेंटे है वो 3-4 सीक्वेंसेस पे काम कर रहा है पैरेलल। एक जगह वो अपने मिशन को अंजाम दे रहा है, दूसरी जगह वो हम लोगों के लिए या जो ये फिल्म देख रहे हैं गोरों के लिए खासकर एक मैसेज रिकॉर्ड कर रहा है, जो कि पूरी फिल्म में जगह जगह चलता रहता है। पूरी पैरेलल 1.5 घंटे की कहानी है, पूरी में चला है। कहीं पे किसी को मार रहा है, कहीं पे प्लानिंग करता हुआ दिख रहा है, और एक सीक्वेंस है जहां पे वो कन्फेशन करता हुआ दिख रहा है, जो फिल्म खत्म होने के बाद भी हमें क्लोजर नहीं दे पाता। आपको लगेगा कि हाँ, ये कन्फेशन किसको दिया जा रहा है या किससे ये बात कर रहा है, वो अंत में खत्म होगा, लेकिन वो लास्ट तक क्लियर नहीं होता। ऐसी कई चीजें हैं जो फिल्म मेकिंग को लेकर के लैग करती हैं, और अगर आप उतने ध्यान से देखोगे तो ये सब गलतियां पकड़ लोगे। जैसा कि मैंने कहा, ये फिल्म कम लगती है और डॉक्यूमेंट्री टाइप वाइब देती है कि एक आदमी कन्फेशन कर रहा है और अपनी कहानी बता रहा है। एडिटिंग की और बात करूं तो 1.5 घंटे की फिल्म है, जिसमें केवल एक सोशल मैसेज है, जिसके बारे में डिटेल में आगे समझाऊंगा मैं सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में, जो कि मेन पार्ट है। लेकिन ये फिल्म मैं कहूंगा कि 15 मिनट की शॉर्ट फिल्म बना करके निपटाई जा सकती थी, लेकिन शायद उसका उतना इंपैक्ट ना आता, इसलिए 1.5 घंटे की फिल्म बनाई गई। और 1.5 घंटे की फिल्म में कोई ऐसा कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं है, कोई डेप्थ नहीं है अगर आप ढूंढने जाओगे तो, क्योंकि सीधी सी बात है, एक ही कैरेक्टर है और उसकी कोई बहुत तगड़ी या गहरी बैक स्टोरी नहीं है। वो बैक स्टोरी भी अपने मुंह से ही बता दे रहा है कि मेरा पिता था, मेरी माँ थी, ऐसे ऐसे। तो 15 मिनट की शॉर्ट फिल्म बना सकते थे, यूट्यूब पे डाल सकते थे, बट वो उन्होंने नहीं किया। 1.5 घंटे की फिल्म बनाई, ठीक है, वो जाने। बाकी कुछ इलॉजिकल चीजें हैं। एक गन अटैक वाला सीक्वेंस है, हमारा जो एंटागोनिस्ट है यानी कि स्वॉट टीम का हेड है, वो अपनी टीम को लेकर के जाता है। वैसे तो पता ही नहीं है कौन प्रोटैगनिस्ट है कौन एंटागोनिस्ट है, लेकिन ना हमारे विजिलेंटे को मारने के लिए वो जाता है। तो बड़ा फनी सा सीन है यार। वो एक शील्ड में बंद है, वो मेटल का डब्बा है या जो भी है, उसने 2 बंदूकें लगा रखी हैं और वो उसके अंदर बंद है। हमारे ट्रेंड आर्मी वाले, पुलिस वाले, जो भी ऑफिसर्स हैं, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा स्क्रीनशॉट, ये लोग उस शील्ड पे हमला करते हैं, गोलियां चलाते हैं, जबकि कुछ नहीं होता और उनके पास डिफेंस करने के लिए कुछ नहीं है। वहां से वो अपनी बंदूक से गोलियां चलाता है, ये सब मर जाते हैं। तो बहुत इलॉजिकल सा लगता है। हॉस्पिटल में हमारा एक पात्र जाता है, विक्टिम से पूछता है कि आप फलाने को या XYZ को पहचान सकते हो या सकती हो, तो वो कहती है कि हाँ, तो बोलता है कि हाँ मैं स्केच बनवा दूंगा। तो बहुत अजीब सा लगता है कि भाई जिस तरीके का हॉस्पिटल दिख रहा है, एक सीसीटीवी नहीं है क्या तुम्हारे यहाँ? स्केच बनवा रहे हो, 2025 चल रहा है, आपने खुद ही 2025 की कहानी बताई है, तो उसको फोटो दिखा के सीधा दिखा देना कि ये था। तो इस तरीके की 2-3 ये मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, बाकी ऐसी 2-3 और चीजें हैं जो बहुत इलॉजिकल लगती हैं। ये तो हो गई फिल्म की बात और फिल्म मेकिंग की बात, जो कि उतना इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से नहीं था। अगर आपको देखनी है तो आप फिल्म देख लेंगे अमेज़न पे। अब आते हैं मेन मुद्दे पे जिस पे ये फिल्म बेस्ड है, और पूरे वेस्ट में, खास करके अमेरिका में, इसको लेकर के बवाल हो रहा है। क्यों हो रहा है? बैन वैन की बात चल रही है, इलॉन मस्क जैसे लोग पुश कर रहे हैं। क्यों ये पूरा हो रहा है? मुद्दा है इलीगल इमिग्रेशन और वो लोग जो क्राइम्स कमिट करते हैं यहाँ पे आके, जो कि काफी हद तक सच है। यूरोप में, बड़े बड़े देशों में, यूरोप के, इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में और भी कई देशों में ये सब चीजें हो रही हैं खूब। मैं यहाँ पे न्यूज आर्टिकल लगा दूंगा 1-2 और आप जाकर के ढूंढोगे, आपको मिल जाएगा। स्टैबिंग हो रही है, रेप हो रहे हैं, मोलेस्टेशन हो रहे हैं, मास रेप हो रहे हैं भैया। लेकिन इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है दोस्तों? क्या पूरी तरीके से ये इमिग्रेंट, सो कॉल्ड इमिग्रेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं? भैया तो वही बात हो गई ना कि जानवर तो जानवर है ही है ना? और कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये देश। जी हाँ, सुनने में थोड़ा सा बुरा लगेगा पर ये सच है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर दूंगा। ये देश, इस देश की सरकारें, इनकी कानून व्यवस्था, इनके जजेस और थोड़ा बहुत लेवल पे जनता, ये जो सो कॉल्ड वोक जनता इनकी होती है ना, ये वो कल्चर, DEI रूल्स, लेबर लॉज जो इन देशों के हैं, सो कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, उसमें जर्मनी भी कई लेवल पे आता है। आप आपके देश के जो नागरिक हैं उनको काम करने लायक नहीं छोड़ रहे हो। कैसे नहीं छोड़ रहे हो? मिनिमम वेजेस या फिर लेबर लॉज आपने उस तरीके के कर दिए
कि आपका जो एम्प्लॉयर है जिसकी फैक्ट्री चल रही है वो वहां के लोकल लेबर को, गोरे को हायर ही नहीं कर सकता भैया, क्योंकि वो उतनी वेज दे नहीं पाएगा उसको जो आपके कानून के हिसाब से सेट हो गई है, क्योंकि हमको वुक बनना है। भाई सीधी सी बात है ना, कोई लेबर का काम है जो छोटा सा काम है वो तो उसके लिए छोटा सा पैसा ही दिया जाएगा। एम्प्लॉयर तो यही चाहेगा कि उसे थोड़े से कम में मिल जाए, या लॉज ऐसे बने कि उसका भी भला हो मेरा भी भला हो। बट वोकनेस के चलते वो लॉज ऐसे बनाए जाते हैं कि नहीं, लेबर्स इन द वर्ल्ड यूनाइट, जय कम्युनिज्म। तो इस तरीके के लॉज बने। अब आपके पास लेबर नहीं है काम करने के लिए, इसलिए यू नीड इलीगल इमिग्रेंट्स, क्योंकि जो इलीगल होगा उसके पास उस देश के कागज नहीं होंगे। समझ लो भाई, मैं सीरिया से भाग करके, अफगानिस्तान से भाग करके, किसी फिलिस्तीन से भाग करके पेरिस में आ गया। अब भैया मैं फ्रांस का नागरिक तो हूं नहीं, मेरे पास उस देश की नागरिकता नहीं है, कागज नहीं है। अब जो देश का नागरिक नहीं होगा उस पर देश के रूल अप्लाई भी नहीं होंगे। अब वो मिनिमम वेजेस से नीचे भी काम करेगा, लेकिन जब वो आएगा तो अपने साथ अपना वो सो कॉल्ड कल्चर भी लाएगा, वो सीरियन, वो अफगानी कल्चर जो रोड पे नमाज पढ़ने की उसे नॉर्मल आजादी देता है, क्योंकि वो अपने अफगानिस्तान में तो पढ़ता है ना, पहाड़ पे कहीं पे भी बैठ के नमाज पढ़ लेता है, सीरिया में पढ़ लेता है, सीधी सी बात है। वो तुम्हारी औरतों को उसी तरह ट्रीट करेगा जैसे अफगानिस्तान में लोग औरतों को ट्रीट करते हैं। वहां पे रेप और मोलेस्टेशन तो कॉमन चीज है ना, वहां पे रेप में और नॉर्मल सेक्स में उनको अंतर ही नहीं पता है। इसीलिए इन देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में रेप, मोलेस्टेशन, मर्डर बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो जो अफगानी है, वो सीरियन है, या कोई भी ऐसे मुल्क से आया हुआ सो कॉल्ड इमिग्रेंट है, उसे जो पढ़ाई मिली है, जो शिक्षा मिली है, उसमें यही सब सिखाया जाता है ना। अब तुमने उसे बुलाया है, झेलो भैया। अब मैं क्यों कह रहा हूं तुमने बुलाया, या फिर तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो उसे बुलाने के लिए। सीरिया पे, अफगानिस्तान पे, या ऐसी कंट्रीज पे बम बरसाने वाला, यहां बवाल करवाने वाला कौन? वेस्ट, बेसिकली अमेरिका। तो रायता तुमने खुद फैलाया दूसरों के फटे में टांग डाल के, इसके पास न्यूक्लियर बम है, इसके पास हाइड्रोजन बम है, इस पे ये है, इस पे वो है, इस पे मैं बम मारूंगा, मार दिए। कितने न्यूक्लियर बम मिले भाई तुम्हें इराक में, अफगानिस्तान में? क्या हुआ? वहां के इलीगल वेस्ट में आ गए, अब वो वहां जाके रेप कर रहे हैं गोरों के। कोई अच्छी चीज नहीं है ये, बट हो तो यही रहा है ना, प्रोसेस तो यही है ना। तो फिर और मैं क्या बोलूं इसके अलावा कि अब झेलो। लेकिन होता वही है कि बड़े नेता जो होते हैं, बड़े मिनिस्टर जो होते हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, जो ये सब पूरा 9-2-11 करते हैं ना चीजें, कि इंडस्ट्रियलिस्ट को भी फायदा होएगा, सस्ती लेबर मिलेगी, नेता को भी फायदा होएगा कि इलीगल आएंगे, उनसे अपने मॉब वाले जितने भी काम होते हैं इलीगल लीगल सब तरीके के वो कराएंगे हम। वो लोग इसके रेपरकशंस नहीं झेलते। झेलता कौन है? आम जनता, आम गोरा ही। यहां भी वही दिखाया गया है इस फिल्म में, बहुत अच्छी चीज दिखाई गई है फिल्म में, कि असल में विक्टिम जो है, जो झेल रहे हैं इस चीज को, वो आम गोरे हैं, आम गोरे नागरिक हैं यूरोप के। वो विजिलेंटे इसीलिए केवल इन इमिग्रेंट्स को लेकर के ही नहीं, अपनी सरकार को लेकर के, जज और पुलिस को लेकर के भी गुस्से में है, वो उनसे भी लड़ रहा है। देखा जाए तो असल में इसके रिस्पॉन्सिबल तो वही है ना। जैसा कि मैंने कहा कि वो तो जानवरों की तरह अपने अफगानिस्तान के, सीरिया के पहाड़ों में पड़ा था, तुम उसको लेकर के क्यों आए? वो बैठ करके वहां भी कोई अच्छे काम नहीं कर रहा था, अपने देश में वो बैठ करके अपनी औरतों के रेप कर रहा था, पर तुमने उसके देश पे बम मारे, और तुम्हारे ही यूएन ने उसके ऊपर इमिग्रेंट का ठप्पा लगा दिया, और तुम्हारी वोक जनता ने उसे वेलकम किया। हम सब ने देखे ना चित्र, यही वोक जनता उठा उठा के प्ले कार्ड लेती है, ओ इमिग्रेंट्स वेलकम। इसलिए जब वो तुम्हारी धरती पे आके अब तुम्हारी लड़कियों के रेप कर रहा है, और तुम्हारा जज ये बात बोल रहा है कि उसका कल्चर अलग है, उसको यहां का कल्चर समझ नहीं आता, वो लड़की के कपड़े देख करके प्रोवोक हो गया, गोरी लड़की के, कि अरे उसने शॉर्ट स्कर्ट पहनी थी तो उसे प्रोवोक हो गया, इसलिए उसने रेप कर दिया। रेप हो गया, उसे सुधार गृह भेजो, मेंटल ट्रॉमा है उसे। किसे? जिसने रेप किया है, उसे थेरेपी दिलवाओ। वो तो खुद एक विक्टिम है, रेप जिसका हुआ है वो तो विक्टिम है, लेकिन ये भी विक्टिम है करने वाला। ये सब गोरे जज बोलते हैं, पढ़ लीजिएगा जाकर के, खूब न्यूज है। तो ऐसे जजेस के साथ क्या होना चाहिए, ये इस फिल्म में बहुत बढ़िया दिखाया गया है, ये आप फिल्म में ही देखिएगा। हालांकि फिल्म की मैं सिनेमैटिक लेवल पे उतनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो चीजें खुल करके दिखाई हैं वो कुछ जरूरी थी, ठीक है, उन्होंने दिखा दी। लेकिन इसमें ना एक और जरूरी चीज है, ये तो हो गई गोरों के पर्सपेक्टिव में पूरी बात। हम एज एन इंडियन इस पूरे को कैसे देखें? क्या ये वेस्टर्न खेला जो चल रहा है पूरा, और अमेरिकन राइट बेसिकली, ये इलॉन मस्क टाइप के लोग जो इन मूवीज को पुश कर रहे हैं, या उसके जैसे जो अमेरिकन राइट की मैं हमेशा बात करता हूं, वही अमेरिकन राइट दोस्तों, वही जॉर्डन पीटरसन जो हमारी माँ काली के बारे में उल्टी सीधी बातें करता है। कई बार मैं ये चीज बता चुका हूं। क्या ये लोग हमारे दोस्त हैं? एज एन एंटरप्रेन्योर बहुत अच्छा है, मैं भी पसंद करता हूं इलॉन मस्क को, बट क्या ये हमारा एज एन इंडियन दोस्त है? जी नहीं, मैं ऐसे नहीं मानता। और इसका लॉजिक सुन लीजिए।
अमेरिका में इलीगल इमिग्रेशन का जो पूरा खेला चल रहा है ना, इसका कच्चा चिट्टा मैं खोल देता हूं। आज वहां जो हो रहा है वो केवल इलीगल इमिग्रेंट्स तक सीमित नहीं है। उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स अपने भगाए, चेन वेन बांध के पैर में। हमने भी यहां सपोर्ट किया कि ठीक है भाई, इलीगल कोई भी नहीं रहेगा। अगर इंडियन में कोई वहां पे डंकी मार के गया है वो गलत है, गलत है तो गलत है। लेकिन अब चीजें उससे बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। आइस, यह नाम आपने सुना होगा। ये संस्था या सो कॉल्ड संस्था, मैं इसे क्यों कह रहा हूं, ये एक बेरोजगारों का झुंड है जो इलीगल इमिग्रेंट्स भगाने के नाम पर वसूली कर रहा है, उगाही कर रहा है, और एक तरीके की बाउंटी हंटिंग अमेरिका में चल रही है। कैसे काम करता है मैं आपको बता देता हूं। कुछ स्टेट्स में ये लोग एक्टिव रहते हैं, खास करके जहां पे ब्राउन ज्यादा है। कालों पर इनकी चलती नहीं है, क्योंकि वो तो बेसिकली सिटीजन भी है अमेरिका के, और वो इन्हें कूट भी देते हैं। आधा अमेरिका जला दिया था उन्होंने ब्लैक लाइव मैटर के नाम पे, आपको याद ही होगा। तो इनकी जिन पे चलती है, खास करके ब्राउन्स पे, वहां ये चलाते हैं। ये गिरोह बेसिकली देखता केवल ये है कि कोई बंदा यूएस सिटीजन है या नहीं, फिर चाहे उसके बाद आपके पास यूएस का वीजा ही क्यों ना हो। मतलब आप यूएस के सिटीजन नहीं हो, बट वीजा आपको उसी देश ने दिया है ना। आप एक लीगल इमिग्रेंट हो, आपको उस देश ने बुलाया है, चाहे आप वहां पे स्टूडेंट हो, चाहे आप वहां पे किसी कंपनी में काम करते हो, या इवन मैकडोनल्ड में काम कर रहे हो, वहां पे किसी फूड जॉइंट में काम कर रहे हो। अगर आप लीगल इमिग्रेंट हो तो आपको हरेस नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यह संस्था आइस नाम की, उसमें भी हरेस करती है। प्रोसेस यह है कि 5-7 लोगों का एक ग्रुप होगा, नकाबपोश रहते हैं ये, क्योंकि अंदर वही बेरोजगार गोरे हैं। इनको किसी एरिया की लिस्ट आती है, इनके खबरी फैले हुए, मैंने कहा ना बाउंटी हंटिंग हो रही है, खबरी फैले हुए हैं। कोई लिस्ट आ गई किसी एरिया की, ये 10 लोग शायद इलीगल हैं। उसमें मैक्सिकन हो सकते हैं, इंडियन हो सकते हैं, कोई भी बाहर के हो सकते हैं, नॉन वाइट। अब ये लोग जाएंगे, उन्हें उठा लेंगे, ले जाएंगे। बाद में आप अपना वीजा दिखाते रहो, अपने एम्प्लॉयर से बात कराओ, अपनी कंपनी से बात कराओ, अगर आप स्टूडेंट हो तो यूनिवर्सिटी से बात कराओ, फिर आपको छोड़ दिया जाए शायद। और ये पैसा कमाने का धंधा कैसे बना हुआ है, ये ट्रंप सरकार ने जो योजना चलाई है ना वहां पे, क्योंकि नौकरी तो दे नहीं पा रहा है संतरा, अपनी जेब में ही पैसा भर रहा है, दुनिया भर का क्योस करा करके फायदा अपनी कंपनियों को करा रहा है, नौकरियां अमेरिका में भी नहीं दे पा रहा है गोरों को। ऐसी ऐसी योजनाएं खड़ी करी हैं कि 8-10 लोग उठाए जाएंगे इलीगल इमिग्रेंट के नाम पे, जिनमें से 1-2 यदि इलीगल निकल जाते हैं, या फिर अगर वो लीगल भी हैं और उन पर कोई छोटा मोटा आरोप है, मान लीजिए ड्राइविंग को लेकर के कोई आरोप है, ड्रिंक एंड ड्राइविंग कर दी, पी करके गाड़ी चला ली, ऐसे आरोप को कोर्ट से सजा दिलवाने की बजाय उन्हें इलीगल घोषित करके उन पे ठप्पा लगा के उन्हें डिपोर्ट किया जाता है। इस तरीके के केसेस आए हैं। दारू पीकर या किसी भी तरीके के नशे में गाड़ी चलाना एक क्राइम है, बिल्कुल सही बात है। अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में भी है, भारत में भी है, क्राइम है, लेकिन उसकी एक सजा है। सीधी सी बात है ना। अगर मैं एक लीगल इमिग्रेंट हूं, यूएस का वीजा है मेरे पास, आपके देश ने मुझे बुलाया है, मतलब मेरे ऊपर वहां के लॉ ऑफ लैंड अप्लाई होते हैं, मुझे सजा दो। अगर मैं पीकर चला रहा हूं, मुझे 6 महीने की जेल कर दो, या मेरे से जो भी चालान लेना है ले हो, पैसा ले हो। कोई अगर गोरा यानी कि यूएस सिटीजन पी करके गाड़ी चला रहा होगा, उसके साथ क्या होगा, उसे सजा मिलेगी। वही सजा लीगल इमिग्रेंट को मिलनी चाहिए, लेकिन यहां वो नहीं होता, उसे डिपोर्ट किया जा रहा है। इसका कारण क्या है कि इस आइस नाम के गिरोह को डिपोर्ट करने पर सरकार से कट मिलता है। जी हां, मान लीजिए कि $10,000 मिल रहा है एक आदमी को डिपोर्ट कराया, तो 4-5 की इनकी टीम है बेरोजगारों की, तो $2,500 सबके हिस्से का आ गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बेरोजगारों की फौज ये तैयार हुई है। और ये मैं सब आपको कैसे सुना रहा हूं, ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। अमेरिका में रह रहे मेरे दोस्त हैं जो कि स्टूडेंट्स भी हैं, काम भी कर रहे हैं, लोग जॉब कर रहे हैं यूएस की बड़ी बड़ी कंपनीज में। यूनिवर्सिटीज, कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को ऑफिशियल मेल करके ये सब बातें बता रही हैं। यूनिवर्सिटीज ये भेजती हैं स्टूडेंट्स को, अगर कोई इंडियन स्टूडेंट है तो, जो कि वीजा पे है, कि भाई हमारी स्टेट में ऐसे ऐसे आइस एक्टिव है, आप लोग बचकर रहें, हो सके तो अपने वीजा, अपने पासपोर्ट की कॉपी हर समय अपने साथ रखें, फोन में रखें, सॉफ्ट कॉपी जैसे भी रखें, अपने सगे संबंधियों के जो नंबर हैं वो स्पीड डायल पे रखें। तो ये भी एक साइड है जो आपको कोई नहीं बताता है। यहाँ पे इलीगल इमिग्रेशन गलत है, जैसा कि मैंने कहा, सबको पता है, चाहे वो इंडियन करे या कोई भी करे। मैं भी कहता हूं निकाल दो, हर देश से निकालो। पर जो यूएस में या ऐसे देशों में ट्रंप सरकार टाइप के लोग इलीगल के नाम पे लीगल लोगों को हरेस कर रहे हैं, ये किस लेवल पे सही है। बाकी हमारे देश के इलीगल इमिग्रेंट्स की बात करूं तो आपको पता ही है, सिचुएशन अलग है हमारी, आप सब उससे वाकिफ हैं। जब इस तरीके की फ्रीबी पॉलिटिक्स होगी, फ्रीबीज अनाउंस होंगी, माइनॉरिटी के नाम पे देश की सेकंड बिगेस्ट मेजॉरिटी को मुफ्त की स्कीम्स दी जाएंगी, तो क्यों कोई रोहिंग्या, कोई बांग्लादेशी मुस्लिम यहां पे नहीं आएगा। सोचिए, ये समस्या किसकी है। वो ममता बैठी हुई थी जो बंगाल में, उसने बंगाल को सराय बना डाला था। आधे बांग्लादेशी मुसलमान अंदर बैठे हुए थे, कुछ बोलो तो सेंटर पे डाल देती थी वो कि सेंटर से सवाल करो, ये लोग क्यों घुसने दे रहे हैं, इनका बीएसएफ क्या करता है।
बीएसएफ क्या करता है हमको तो पता है। अब बोलना नहीं चाहिए यार, हजार हजार 2-2 हजार रुपए की रिश्वत लेके ये लोग खुद इलीगल लोगों को घुसाते हैं, क्योंकि जब सरकार को नहीं पड़ी, व्यवस्था को नहीं पड़ी, तो खड़ा हुआ वो सिपाही क्या कर लेगा भाई? वो कहेगा ठीक है, मुझे 2 दलाल हैं भैया, पूरे पूरे 2,000 रुपए पर इलीगल इमिग्रेंट का रेट है, घुसाए जाते हैं। कुछ बोलो तो हमारे सेंटर से आ जाता था कि फेंसिंग नहीं करने देती दीदी। दोनों तरफ से, इधर से भी कोई बोल दे रहा है, उधर से भी बोल दे रहा है। जनता की ढोलक बन जा रही है कि दीदी से सवाल करो, सेंटर से सवाल करो, किससे करें? ठीक है, अब सरकार आई है, देखते हैं आने वाले 2-3 सालों में कितने निकालेंगे, कितने लेवल की फेंसिंग करेंगे। मुझे तो कम उम्मीद है, क्योंकि निकाल देंगे इन्हें तो अपनी पॉलिटिक्स कैसे करेंगे, किससे डरा करके पॉलिटिक्स करेंगे। अंत में अगर इस फिल्म की बात करूं तो हाँ, सिटीजन विजिलेंटे, जैसा कि मैंने कहा, इतनी वेल मेड सिनेमा नहीं है, लेकिन वेस्ट के हिसाब से ये फिल्म जरूरी थी। उन लोगों को तो जरूर देखनी चाहिए। आप लोग भी देखें, अमेजोन पे है शायद से। बैन वैन करने की तो कोशिश हो रही है, लेकिन आपको पता है ये सब होता नहीं है। बाकी वेस्ट की बात करूं इंडिया के रेस्पेक्ट में, तो भाई कहना अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन कर्म सामने आते हैं ना भाई। तुम्हारे बाप दादाओं ने जो भारतीयों के साथ किया, जिस तरह के अत्याचार किए, गोलियां चलाई थी ना, जलियांवाला बाग जो हमारे यहाँ हुआ था, भूखा मारा हमारे लोगों को, तो उसके कर्म सामने आ रहे हैं। लेकिन आज एक निर्दोष गोरी बच्ची या बच्चा वो चीज झेल रहे हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। हम तो ऐसी कामना नहीं करते। वो क्या है कि हम लोग तुम गोरों की तरह नीच नहीं हैं। हम आशा करते हैं कि किसी गोरी काली किसी भी बहन बेटी के साथ वो चीज ना हो, और ये जो इलीगल इमिग्रेशन की समस्या है जल्द से जल्द सुलझे वेस्ट की। वैसे ये भी तुम्हारे नेताओं के हाथ में है। उस फिल्म में भी ये बात कही गई है कि रिवोल्ट करो अपने देश में, अपने नेताओं से कहो ना भाई कि दूसरे देशों पर बम बरसाने बंद करो, उनके इंटरनल मैटर्स में दखल देना बंद करो। आसान भाषा में कहूं तो डियर वेस्ट, दुनिया का बाप बनना या खुद को चौधरी समझना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा सूरज अब ढल चुका है।